स्टानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया बिल्डिंग ए कैरेक्टर का अध्याय 14 है। रंगमंच की आचार संहिता की ओर। आप तक स्थापित अवधारणाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रंगमंच की आचार संहिता की ओर सबसे पहले स्टानिस्लावस्की ने ही हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वस्तुतः रंगकर्म अन्य कलात्मक प्रयासों की तुलना में सर्वथा विलक्षण है। किसी लेखक, संगीत निर्माता, चित्रकार या मूर्तिकार के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। ये सभी जहाँ भी है और जब भी उचित लगे अपना कार्य कर सकते हैं। उन्हें समय स्वच्छंद रूप में उपलब्ध होता है, लेकिन अभिनेता के लिए ऐसी स्थिति नहीं होती। उसे को विज्ञापित सुनिश्चित समय पर प्रदर्शन के लिए तत्पर होना पड़ता है। वो अपने को सुनिश्चित विषय पर अंतःप्रेरणा से सचेष्ट होने का आदेश कैसे दे सकता है? ये कोई आसान काम नहीं। उसे सुव्यवस्था, अनुशासन और एक आचार संहिता की जरूरत अपने कार्य की केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए ही नहीं, वरन विशेष रूप से अपने कलात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए भी है। स्टानिस्लावस्की ने इस प्राथमिक अवस्था की प्राप्ति के लिए पहला सिद्धांत सूत्र दिया है: अपने में कला को प्यार करो, कला में अपने को नहीं। तौसर ने सूत्र को समझाते हुए कहा था, अभिनेता का व्यावसायिक जीवन उसके लिए एक विलक्षण व्यवसाय होता है। जो पूरी निष्ठा से उसके प्रति समर्पित होते हैं और उसे बड़े ही प्रकाश में देखते तथा समझते हैं। उनके इन शब्दों को सुनकर एक छात्र ने पूछा था कि अगर कोई अभिनेता ऐसा नहीं करता तो क्या होता है? तो सर का जवाब था, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि वो उसके मानवीय व्यक्तित्व को भी विकलांग कर देगी। अगर रंगमंच तुम्हें सौम्य, उदात्त और भला व्यक्ति न बनाए तो तुम्हें उससे अलग हो जाना चाहिए। सभी छात्र एक साथ बोल पड़े, क्यों? जवाब मिला, क्योंकि रंगमंच में बहुत से जीवाणु हैं, कुछ अच्छे हैं तथा कुछ हानिकार भी है। जो अच्छे जीवाणु हैं वे तुम्हारे भीतर के सुंदर को और तुम्हें ऊपर उठाने वाले हैं, महान विचारों और भावनाओं के लिए तुम्हारे भावावेग को बढ़ाने वाले हैं। वे तुम्हें शेक्सपियर, पुश्किन, गोगोल, मोलियर जैसी महान प्रतिभाओं के साथ संवाद के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनकी रचनाएं और परंपराएं हमारे भीतर जीवंत हैं। रंगमंच में तुम्हें आधुनिक लेखकों, कला, विज्ञान, समाज विज्ञान, काव्य चिंतन की समस्त शाखाओं के प्रतिनिधियों से मिलने का सुअवसर मिलेगा। ये सुचयनित संपर्क और उसके अंतर्निहित मूलभूत अभिप्राय को समझने का तुम्हें समुचित प्रशिक्षण देंगे। यही कला की प्रधान वस्तु है और इसी में इसकी सर्वाधिक महत्ता निहित है। कोस्टा ने यह जानना चाहा कि कला का रहस्य वास्तव में किस रूप में अंतर्निहित है। तो सर ने समझाया कि वो अपनी कला को समझने, उसकी प्रक्रिया को जानने और उसके समुचित अध्ययन, उसके आधारों, कार्य विधियों और रचनाशीलता की तकनीक में अंतर्निहित है। वो रचनाशीलता के कष्टों और प्रसन्नता में भी निहित है, जिन्हें हम सभी सामूहिक रूप में भी अनुभव करते हैं। वो उपलब्धि के आनंद में भी अंतर्निहित है, जो अंतश्चेतना का नव संस्कार है और उसे ऊपर उड़ने के लिए पंख प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति संदेहों और असफलताओं में भी होती है, क्योंकि उनमें भी वो प्रेरणा अंतर्निहित होती है, जो नए संघर्षों की ओर अग्रसर होने, नई दिशाओं में बढ़ने और नई खोजों की ओर तत्पर होने की प्रेरणा जगाते हैं। एक कलात्मक संतोष की भावना में उसकी अवस्थिति होती है, जो कभी पूर्णता लिए हुए नहीं होती और नई ऊर्जा को जगाती और प्रोत्साहित करती है। ये सभी व्यापार वास्तव में कैसी जिजीविषा लिए हुए होते हैं। कोस्टा ने कुछ शर्माते हुए ये जानना चाहा कि सफलता के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो सर ने जवाब दिया कि सफलता तो बड़ी अस्थिर और क्षणभंगुर होती है। वास्तविक भावावेग तो रचनाशीलता के रहस्यों की सभी भंगिमाओं एवं सूक्ष्मताओं के मर्म स्पष्ट
संज्ञान की उपलब्धि में अंतर्निहित होता है। उन्होंने अभिनेताओं को सावधान किया कि इस बीच वे रंगमंच के बुरे, खतरनाक और अनेक प्रकार की खराबियां उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं या कीटाणुओं को न भूल जाए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे भी वहाँ पैदा होते हैं और बढ़ते रहते हैं। हमारे रंगमंच के संसार में भी बहुत ही बड़े बड़े प्रलोभन और प्रलोभन होते हैं। इस विषय को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा, अभिनेता प्रतिदिन एक निश्चित समय से लेकर दूसरे निश्चित समय तक हजारों दर्शकों के आगे रहता है। वो प्रायः बड़े मूल्यवान और सुंदर वस्त्राभरण पहने हुए चित्रित दृश्य विधान की प्रभावपूर्ण पृष्ठभूमि में सुव्यवस्थित प्रदर्शन की शानदार माया से घिरा रहता है। वो महान प्रतिभाओं की उदात्त शब्दावली बोलता है। वो बड़ी ही चित्रात्मक आंगिक चेष्टाओं एवं गरिमामय भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करता है और इन सब के माध्यम से वो विलक्षण सुदर्शन प्रभावों की सृष्टि करता है। ये सब अधिकांश कलात्मक प्रयासों के माध्यम से संभव होता है। अभिनेता का ये जनसाधारण की आंखों के आगे बराबर बना रहना, अपने किसी सर्वोत्तम पक्ष का प्रदर्शन करना, प्रशंसा के बोल सुनना, अतिरंजित सराहना को स्वीकार करना, बड़ी बड़ी आनंदमयी समीक्षाएं सुनना, ये सभी और इससे मिलती जुलती और चीज़ें बड़े ही अपरिमित प्रलोभन का कार्य करती हैं। अभिनेता में उसके व्यक्तित्व स्वाभिमान की निरंतर और अबाध उत्तेजना की प्यास की भावना जगाती है। अगर वो केवल इसी तथा इससे मिलती जुलती उत्प्रेरणाओं पर जीवित रहता है तो वो निश्चित रूप से बहुत नीचे गिर जाएगा और बड़ी ही शुद्ध प्रकृति का हो जाएगा। तो सर ने इस विषम परिस्थिति से बचने का उपाय बताते हुए छात्रों से कहा था कि उन्हें इस संबंध में बहुत सावधान और दृढ़ अनुशासन में रहना सीखना चाहिए। व्यवहारिक रूप में उन्होंने सलाह दी थी कि उन्हें रंगशाला में कभी गंदे पैरों में नहीं आना चाहिए। अपनी धूल और गर्द बाहर ही छोड़ दो। छोटी छोटी चिंताओं, उलझनों, हल्की फुल्की कठिनाइयों को बाहर छोड़कर ही रंगशाला में प्रवेश करो। ये सभी चीज़ें जो जिंदगी को बर्बाद करती है, कलाकार का ध्यान उसी कला साधना से भी हटाती है। ग्रीशा ने स्वभावतः यह सुनकर यह जानना चाहा था कि क्या संसार में कोई ऐसा रंग स्थान है जहां यह संभव हो। तो सर ने जवाब में कहा था, दुर्भाग्य से कोई भी रंग संस्थान नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर उदात्त चेतना के और वैसे ही उत्कृष्ट कला वाले रंग संस्थान की खोज करें। इस संबंध में पहला चरण यह होना चाहिए कि तुम सभी बड़े साफ पैरों के साथ रंग संस्थान में प्रवेश करने की शिक्षा को अपनाओ। इस प्रसंग के अंत में उन्होंने किसी वरिष्ठ अभिनेता के कुछ शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा था, एक सच्चा पुजारी देव पूजा के संलग्न रहते हुए भी वेदिका की पवित्रता का ध्यान रखता है जिस पर वह देवता प्रतिष्ठित है। एक सच्चे कलाकार को रंगमंच पर बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए। वो अभिनेता जो इस प्रकार की भावना को अपने भीतर नहीं जगा सकता, कभी सच्चा कलाकार नहीं हो सकता। अगले दिन रंग संस्थान में घटित हुए एक विशेष दुराचार की विशेष चर्चा थी। अपराधी को दंडित भी किया गया था और उसे ये चेतावनी भी दी गई थी कि अगर उसने भविष्य में फिर कोई ऐसी हरकत की तो उसे निकाल दिया जाएगा। ग्रीशा ने आपत्ति खड़ी की थी कि कभी किसी अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन को लेकर प्रबंध तंत्र को उसे दंडित करने का क्या अधिकार है। तो सर ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि क्या तुम्हें अनर्गल दिखाई देता है कि तुम दूसरों के साथ मिलकर जिसे बना रहे हो उसे दूसरे अपने हाथ से फाड़ दो। अक्सर दूसरे से अभिनेता ऐसा ही करते हैं। रंगमंच पर वो बड़े प्रयास से बड़े ही सुंदर और कलात्मक प्रभावों की सृष्टि करते हैं और दर्शकों की प्रशंसा प्राप्त करते हैं, लेकिन मंच से उतरते ही अपने बिना सोचे समझे अनर्गल क्रियाकलापों से दर्शकों के मन में अपनी प्रति जगी धारणा को पूर्णतः विनष्ट कर देते हैं। इस विषम वस्तुस्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक वरिष्ठ अभिनेता का व्यक्तिगत अनुभव सुनाया था।
उससे कुछ मिलता जुलता अनुभव इन पंक्तियों के लेखक को हुआ था। शायद मेरे अनुभव के विवरण से बात जल्दी स्पष्ट हो। दिल्ली में आयोजित एक विशाल पारिवारिक उत्सव में मैं कुछ देर से पहुंचा था और एक बड़ी मेज के पास एक खाली कुर्सी देखकर बैठ गया। वहां शराब के दौर चल रहे थे। मैं जब उठने लगा तो मेरे एक परिचित ने कहा, अरे मिश्र जी, इनसे तो मिलते जाइए, इन्हें पहचान रहे हैं? मैंने कहा, श्री मुख तो कुछ पहचाना सा लगता है। उन्होंने कहा, ये श्री हैं, आपने इन्हें प्रसिद्ध पौराणिक धारावाहिक में मुख्य भूमिका में देखा होगा। इनके मुख की सहज सरल और देवोपम मुस्कान की आपने मुझसे अनेक बार सराहना की है। मैंने पहचान लिया था और मैं संभित था कि भारतीय मनीषा के सर्वोत्कृष्ट आसन पर सर्वश्रेष्ठ देव पुरुष की सफल भूमिका के लिए अनंत ख्याति अर्जित करने वाला ये व्यक्ति खुलेआम विशाल जन समुदाय के बीच बैठा हुआ शराब के प्याले उड़ेल रहा है। आखिर इसके संबंध में लोग क्या धारणा बनाएंगे? इस प्रसंग से अपने अभिनेता और उसकी भूमिका दोनों को भली प्रकार समझ लिया होगा। तोस्तोव ने लगभग ऐसा ही प्रसंग सुनाया था और अपने छात्रों को समझाते हुए कहा था कि अभिनेता अपने घर के बंद दरवाजों के भीतर नितांत अंतरंग व्यक्तियों के बीच ही अपने को स्वच्छंद अनुभव कर सकता है। उसकी भूमिका पर्दा गिरने पर पूरी नहीं हो जाती। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो कुछ सुंदर है उसकी पताका का संवहन करता है, अन्यथा वो उसे विनष्ट कर देगा जिसका उसने निर्माण किया है। कला की सेवा का बीड़ा उठाने के दिन से ही ये याद रखो और अपने को इसी महान संदेश के संप्रासर के लिए समर्पित करने का निश्चय करो। अपने में आवश्यक आत्मनियंत्रण विकसित करो। एक जनसेवक की आचार संहिता और अनुशासन अपनाओ, जिससे इस संसार में एक भव्य, सौम्य और औदात्य की और उन्मुख करने वाला महान संदेश पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। स्तानिस्लावस्की ने अपने इसी गंतव्य को और स्पष्ट करने के लिए आगे लिखा है, एक अभिनेता जिस कला की सेवा में वो तत्पर होता है, जिसकी प्रकृति के अनुरूप बड़ी और जटिल संस्था रंग संस्थान का सदस्य बनता है, उसी के प्रतीक और प्रतिमान की छाया में वो हर रोज हजारों लोगों के सामने उसका प्रतिनिधित्व करता है। हजारों लोग उस संस्था के क्रियाकलापों का, जिसका वो सदस्य है, प्रतिदिन अखबार में विवरण पढ़ते हैं। उसका नाम एक रंग संस्थान के साथ इतने निकट से जुड़ा हुआ है कि दोनों को अलग अलग समझ पाना ही संभव नहीं है। उसके अपने पारिवारिक नाम के बाद उसी संस्था का नाम भी जुड़ता है। जनसाधारण के मन में उसके कलात्मक और व्यक्तित्व जीवन परस्पर अविच्छिन्न रूप से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर मॉस्को आर्ट थिएटर या अन्य किसी रंग संस्थान का कोई अभिनेता एक निंदनीय कार्य करता है या कोई अपराध करता है या किसी अपकर्म में उसका नाम जुड़ता है, तो चाहे कोई भी बहाना वो क्यों न करे, उसे अस्वीकार करे या अखबारों में उसका स्पष्टीकरण प्रकाशित करवाए, वो सब धब्बे को उस कलम को नहीं मिटा पाएगा जो उसके कारण उसके सभी साथियों उसके रंग संस्थान के साथ जुड़ गया है। इसलिए अभिनेता का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो अपने रंग संस्थान के भवन के बाहर भी सही ढंग से व्यवहार करे। ये रंगमंच पर और व्यक्तिगत जीवन में भी उसके भले नाम की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। रंग संस्थान में सुव्यवस्था और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि उसमें अधिकार का पद उन्हें मिला है, उन्हें समुचित सम्मान प्रदान किया जाए। प्राय ये होता है कि नियुक्ति के समय जो प्रतिद्वंदी होते हैं वे बाद में अपने असफल हो जाने के कारण विद्वेष की भावना से परिपूर्ण होकर उनके लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां खड़ी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अभिनेताओं एवं अन्य रंगकर्मियों के बीच वरिष्ठता और कनिष्ठता को लेकर अनेक प्रकार के झगड़े होते रहते हैं। महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाने के षड्यंत्रों को बड़ी ही सुंदर शब्दावली के में
स्वस्थ प्रतियोगिता का रूप देकर उपस्थित किया जाता है। ये सारी प्रवृत्तियां रंग संस्थान के वातावरण को जहरीली गैस से भर देती हैं। अगर अभिनेता मिलजुल कर इन आत्मघाती प्रवृत्तियों को अवरुद्ध नहीं करते तो उनके सारे प्रयास सर्वथा विफल हो जाएंगे। दोस्तों ने इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे कहा है कि मान लो कि एक अभिनेता बड़ी सावधानी से सुनियोजित प्रदर्शन में उपेक्षा की भावना या आलस्य के कारण अथवा बिना समुचित ध्यान दिए अपनी भूमिका के प्रदर्शन की सही पद्धति से विचलित होता है अथवा यांत्रिक रूप से चलता है या कार्य करता है, तो सवाल उठता है कि क्या उसको ये करने का अधिकार है। इस प्रकार के उद्योग में तो एक व्यक्ति को सबके लिए और सभी उस व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। उस कार्य के लिए परस्पर उत्तरदायित्व का निर्वाह बड़ा जरूरी होता है और जो उस विश्वास को तोड़ता है उसे गद्दार कहना चाहिए। स्तानिस्लावस्की ने इस संदर्भ में ये भी स्पष्ट किया है कि प्रतिभा की व्यक्तिगत विलक्षणता के प्रति उनके मन में यद्यपि आदर का भाव है, तथापि रंग जगत में वे स्टार सिस्टम को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। सामूहिक रचनात्मक प्रयास रंगमंच की कला का वास्तविक आधार है। उसके लिए समन्वित अभिनय बड़ा जरूरी है और जो भी उस समन्वय को विनष्ट करता है वह केवल अपने सहयोगियों के प्रति ही नहीं, उस कला के प्रति भी अपराध करता है जिसकी सेवा करने का उसने व्रत लिया है। स्तानिस्लावस्की ने रंगमंची अनुशासन को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए तोस्तर्व और उनके सहयोगी रक्षामानव के स्थान पर सीधे एक निर्देशक को छात्रों के बीच अवतरित किया है। निर्देशक महोदय पहले तो छात्रों का विश्वास अर्जित करने में पूर्वाभ्यास के प्रति उनकी गंभीरता की सराहना करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं, अगर तुम लोग अपने मन में इस बात को पूरी तरह से जमा लो, ये कार्य एक सामूहिक उद्योग है, तो तुम्हें यह भली प्रकार समझ में आ जाएगा कि क्या करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है और वो किस प्रकार किया जाना चाहिए। तुम सभी एक साथ मिलकर प्रदर्शन करने जा रहे हो। तुम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करोगे, सभी एक दूसरे पर निर्भर करोगे। एक ही व्यक्ति तुम्हारा निर्देशन, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अगर सुव्यवस्था है और कार्य का समुचित विभाजन है तो तुम्हारा सामूहिक कार्य आनंदमय और रचनात्मक होगा, क्योंकि वो परस्पर सहायता पर आधारित होता है। लेकिन अगर अव्यवस्था है, कार्य के लिए वातावरण गलत ढंग का है, तो तुम्हारा यह सामूहिक प्रयास यंत्रणा भवन बन जाएगा। तुम एक दूसरे के रास्ते में आओगे, एक दूसरे को इधर उधर धक्के देते रहोगे। इसलिए ये साफ है कि तुम सभी को अनुशासन को स्थापित कर उसे सहारा प्रदान करने का उद्देश्य रखना चाहिए। निर्देशक महोदय ने इस संदर्भ में कुछ निश्चित परामर्श दिए थे कि तुम इस अनुशासन की भावनाओं को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो। सबसे पहले पूर्व अभ्यास आरंभ होने के एक चौथाई या आधा घंटा पहले तुम्हें रंग संस्थान में आ जाना चाहिए, जिससे कि जिस मनोदशा की तुम्हें स्थापना करनी है उसके लिए अपेक्षित सभी तत्वों को तुम भली प्रकार सुनियोजित कर सको। अगर एक भी व्यक्ति देर से आता है तो वो और सभी को अव्यवस्थित कर देगा। निर्देशक ने ये कहा है कि अभिनेताओं को पूर्वाभ्यास के लिए समुचित तैयारी के साथ आना चाहिए। स्वभावतः लोग जब इस तैयारी के साथ आएंगे तो जो चुनौती उनके सामने है उसका वे भली प्रकार सामना कर सकेंगे। ये भी ज़रूरी है कि अभिनेता एक दूसरे की सहायता करने को बराबर तत्पर रहें। इससे रंग संस्थान का वातावरण बड़ा उत्साहवर्धक हो जाएगा और प्रत्येक पूर्वाभ्यास के वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि के लिए वे मिलजुल कर तत्पर हो सकेंगे। स्तानिस्लावस्की ने पूर्वाभ्यास से पहले अभिनेताओं से घर पर अभ्यास करने का विशेष आग्रह किया है। घर पर जो कुछ किया जाना है उसके लिए पहले से नोट्स बना लो, लिख लेना बड़ा ज़रूरी होता है। निर्देशक ने समय समय पर जो निर्देश दिए हैं उन्हें तो विशेष रूप से लिख लेना चाहिए और गृह कार्य में उसके लिए समुचित अभ्यास करना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनभ्यास के कारण अगर निर्देशक को फिर से अपनी बात दोहरानी पड़ती है तो वो सभी के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगी। इस संबंध में स्टानिस्लावस्की ने स्वयं निर्देशक से कहलवाया है। इसलिए इस दुर्योग से बचने के लिए तुम्हें अपने को सिखाना अनिवार्य है कि अपनी भूमिका पर स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य और गृह कार्य किया जाए। ये कोई आसान काम नहीं है। ये बात तुम्हें यहाँ प्रशिक्षण के दौरान पूरी और अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, क्योंकि कक्षा की तुलना में रंगमंच पर तुमसे बहुत कुछ और बड़ी दृढ़ता के साथ मांगा जाएगा। अभिनेता के लिए गृह कार्य की परम आवश्यकता पर स्टानिस्लावस्की ने लिखा है कि अब आप गायक, पियानो वादक और नृत्यकार को देखें। वो कैसे अपना दिन शुरू करता है। वो सुबह उठता है, नहाता है, कपड़े पहनता है, नाश्ता करता है और फिर इस उद्देश्य के लिए सुनिश्चित समय पर रियाज आरंभ करता है। गायक स्वर साधना करता है, पियानो वादक विभिन्न राग रागिनियों को जगाता है, नर्तक या नर्तकी अपने अभ्यास कक्ष में जाकर अपनी मांसपेशियों को चुस्त दुरुस्त रखने में लग जाते हैं। ये कार्य वे प्रतिदिन करते हैं, चाहे जाड़ा हो या भयंकर गर्मी पड़ रही हो। एक दिन का भी नागा उनकी कला साधना को खंडित कर देता है। स्टानिस्लावस्की का कहना है कि तोल्स्तोय और चेखव जैसे महान लेखक भी प्रतिदिन निश्चित समय पर बैठकर कुछ न कुछ लिखते अवश्य हैं। उपन्यास, कहानी या नाटक नहीं तो अपनी डायरी में अपने किसी विचार या चिंतन को ही लिपिबद्ध कर लेते हैं। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है मनुष्य के चिंतन, मनन, जीवन दर्शन और भावात्मक अनुभूतियों की सूक्ष्मताओं को लिपिबद्ध कर लेने का संस्कार बराबर जागृत रखना। स्टानिस्लावस्की ने इस संदर्भ में अपने एक परिचित सर्जन का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि जब वो खाली होता है तो वो सरकंडों से छोटी छोटी सूखी हुई टहनियों से कलाकार की भांति क्रीड़ा करता है। उन्होंने तो शल्य चिकित्सा को भी कला कहा है। सुबह चाय पीने के बाद वो और लोगों से बातचीत करते हुए अपनी मेज की दराज से ढूंढकर कुछ न कुछ ऐसा निकाल लेता है जिसे सुव्यवस्थित रूप दिया जा सके, और इस तरह वो शल्य चिकित्सा के अपने अभ्यास को बनाए रखता है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि अभिनेता जिसे अन्य कलाकारों की तुलना में गृह कार्य की अधिक ज़रूरत होती है, उससे बचने की कोशिश करता है। गायक को जहां केवल स्वर साधना और श्वास प्रक्रिया को नियोजित करने की ज़रूरत होती है, या नर्तक या नर्तकी केवल अपने भौतिक उपकरण पर कार्य करते हैं, और पियानो वादक अपने हाथों या एक उपकरण को श्वास प्रवास के साथ नियोजित करता है, वहाँ अभिनेता पर अपनी बाहों, अपने पैरों, अपनी आँखों, अपने चेहरे, अपने सारे शरीर की नमनीयता, उसकी लय, उसकी गतिविधि आदि को नियंत्रित करने पर उत्तरदायित्व होता है। रंग संस्थान में इन सभी का अभ्यास कराया जाता है। ये अभ्यास प्रतिक्षण समाप्त हो जाने के बाद रोक नहीं दिए जाते। वे कलाकारों के जीवन भर बराबर चलते रहते हैं। कलाकार की जितनी आयु बढ़ती जाती है उतना ही उसके लिए ये जहमत को उठाए रखना ज़रूरी हो जाता है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि सुनिश्चित कार्यक्रम की एक व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इसी संबंध में सावधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि सामान्यतः अभिनेताओं के पास इस अभ्यास के लिए समय नहीं होता। वे अपना वक्त बर्बाद करते हैं। परिमाणतः उनकी कला का निरंतर हास्य होता रहता है। ये इसलिए होता है कि क्योंकि वे बिना सोचे समझे झूठे, अयथार्थ और यांत्रिक रिहर्सलों अथवा कम तैयारी वाले प्रदर्शनों में व्यस्त हो जाते हैं। अभिनेताओं की सामान्य कमजोरी को पहचान कर यह सलाह दी गई है कि छोटी बड़ी सभी प्रकार की भूमिकाओं को करने वाले अभिनेताओं को घर में तैयारी तो करनी ही चाहिए। जो अभिनेता छोटी छोटी भूमिकाएं करते हैं और जिन्हें कई बार मंच पर आना पड़ता है, उन्हें बीच के समय का भी अपेक्षानुसार उपयोग करना चाहिए। गृह कार्य की समुचित व्यवस्था के लिए पूर्वाभ्यास का समय निर्धारित करना भी जरूरी होता है। स्टानिस्लावस्की के समय में पूर्वाभ्यास के लिए
आज सुबह 9 बजे प्रातः और दोपहर 11 से 12 बजे की 3 पालियों का प्रचलन था। पूर्वाभ्यास रात को देर से समाप्त होते हैं, फिर घर जाना और खाना पीना। अतः अभिनेता सामान्यतः देर से ही सोते हैं। आज सुबह का पूर्वाभ्यास समय इसलिए संभव ही नहीं है। प्रातः 9 बजे का समय संभव है, लेकिन वो बिना घर के अभ्यास के ही होगा, इसलिए वो भी उपयुक्त नहीं है। 11:30 बजे से 12 बजे का समय पूर्वाभ्यास आरंभ करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि तब घर से अभ्यास करके खा पीकर आया जा सकता है। स्तानिस्लावस्की ने रिहर्सल के आंतरिक स्वरूप की विशेष समीक्षा की है। उन्होंने लिखा है कि उनके अनेक निर्देशक हैं जो लौह अनुशासन और यांत्रिक प्रदर्शन को सही और आदर्श मानते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को, जो वास्तविक कलाकारों के कार्य का मूल्यांकन खाता करने वालों, रोकड़ियों और लेखा अध्यक्षकों का प्रतिष्ठित प्रतिमानों पर आधार करते हैं, उन्हें कलात्मक उपलब्धियों, निर्देशन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व कैसे सौंपा जाए। इस वक्तव्य में यह व्यंजना है कि निर्देशक को सहानुभूति की भावना से युक्त तथा स्नेह और सौहाई की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। तभी वो अपने साथी अभिनेताओं को अपने अनुशासन में रखकर भी अपनी मौलिक प्रतिभा के प्रकाशन का समुचित अवसर प्रदान कर सकेगा। स्तानिस्लावस्की का मानना है कि अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपनी रचनाशीलता को सहज रूप में सक्रिय करने में समर्थ होना चाहिए। उन्हें ऐसे अभिनेताओं से एतराज़ है जो अपनी भूमिका को प्रेक्षक गृह से बाहर रखते समय अपनी कल्पना और अवचेतन का प्रयोग करके तैयार ही नहीं करते। वे रिहर्सल पर आकर भी तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि उन्हें कार्य के लिए निर्देशित न किया जाए। निर्देशक बड़े प्रयत्न से उनकी निश्चेष्ट प्रकृति में ऊर्जा का स्फुलिंग प्रज्वलित कर पाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग अन्य सक्रिय साथियों को देखकर उत्साह से भर जाते हैं और उनके निर्देशक में चलते हुए नाटक के संबंध में जो भाव उनके मन में हैं उसकी अभिव्यक्ति कर दें। भावात्मक संवेदनों की ऐसी श्रृंखलाओं से अगर हमें उनमें थोड़ी बहुत सामर्थ्य है तो वे अपनी निज की भावनाओं को जगा सकते हैं और अपनी भूमिका पर कुछ अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। केवल निर्देशक ही ये जानते हैं कि दुर्बल रचनाशीलता से भरे ऐसे अभिनेताओं के साथ उन्हें कितने परिश्रम, कोच, सहनशीलता, स्नायविक शक्ति के साथ कार्य करना पड़ता है और ये कितना समय साध्य है। वस्तुतः अंतः चेतना जितनी जल्दी जागेगी, हर चीज़ उतनी ही जल्दी ठीक होगी। इस प्रकार के अभिनेता को जो दूसरे उसके परिश्रम और रचनाशीलता पर निर्भर करते हैं, अपने सभी साथियों की उपलब्धियों को निश्चित रूप से कुछ कुंद कर देते हैं। उन्हीं के कारण अक्सर प्रदर्शनों में विलंब हो जाता है। वे केवल अपने ही काम में ढीले नहीं होते, औरों के काम को भी ढीला कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई अभिनेता अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण बड़ी अच्छी तरह चल रहे प्रदर्शन को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर दे। आप ये कह सकते हैं कि समुचित रचनाशीलता और उसके अनुरूप कौशल से रहित अभिनेताओं को पहले से ही अलग कर देना अच्छा रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सत्य है कि उनमें से अनेक बड़े ही प्रतिभावान होते हैं। वे अभिनेता जिनमें प्रतिभा कम होती है निष्क्रिय होने का साहस नहीं कर सकते, जबकि अधिक प्रतिभावान अभिनेता निर्बाध होकर बहुत अधिक छूट ले लेते हैं। वे सचमुच ये समझते हैं कि उन्हें इस बात का अधिकार है। वे अपनी अंतः प्रेरणा को जाग उठने की वेला का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनका ये इंतज़ार औरों के अभिनय और पूरे प्रदर्शन को ही बिगाड़ देता है। इस विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो पूर्वाभ्यास के बीच अपने कारण कोई व्याघात उत्पन्न करे। उसे अपने में स्वयं से जीवंत भावनाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो उस भूमिका को सजीव बना सके। अगर हर अभिनेता प्रदर्शन में ये करेगा तो वो केवल अपनी ही नहीं वरन अपने साथी सहयोगियों के कार्य में भी सहायता करेगा।
इसके बदले अगर हर अभिनेता दूसरे पर निर्भर करेगा तो रचनाशीलता पूरी तरह से गायब हो जाएगी। निर्देशक हर किसी का काम नहीं कर सकता, कोई भी अभिनेता उसके हाथ की कठपुतली नहीं होता। हर अभिनेता को अपनी रचनाशीलता और तकनीक को विकसित करने का अधिकार है। उसके साथियों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने कार्यभाग का अभ्यास घर पर करे और पूर्वाभ्यास के समय ही हमेशा सामर्थ्य के अनुरूप पूरे स्वर विन्यास के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करे। रंगमंच की आचार संहिता के निर्माण के प्रसंग का समाहार करते हुए स्टानिस्लावस्की ने लिखा है, हमारी कला और फलस्वरूप हमारे रंगमंच की समस्या है नाटक और उसके चरित्रों के लिए एक अंतरंग जीवन संरचना, आधारभूत वस्तु को भौतिक और नाटकीय शब्दावली में अभिव्यक्त करना और उस विचार को उद्घाटित करना जिसने लेखक कवि को उस रचना की सृष्टि के लिए संप्रेरित किया था। थिएटर में दर्शकों के प्रवेश के समय उनके संपर्क में आने वाले, दरवाज़ा खोलने वाले, टिकट चेक करने वाले, सीट दिखाने वाले से लेकर मैनेजर, कार्यालय कर्मचारी और अभिनेताओं तक सभी नाट्य लेखक, संगीतकार आदि के सह रचनाकार होते हैं। दर्शक उन्हीं के लिए नाटक देखने आते हैं। हमारी कला के आधारभूत लक्ष्य की सिद्धि में ये सभी लोग योग देते हैं। ये सभी बिना किसी अपवाद के प्रदर्शन में भाग लेते हैं। हमारे इस आधारभूत लक्ष्य की सिद्धि के सामूहिक प्रयास में जो कोई भी किसी अंश में बाधक होता है उसे हमारी ओर से अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया जाना चाहिए। अगर नाट्य संस्थान का कोई भी कार्यकर्ता किसी दर्शक के साथ मेहमानदारी से पेश नहीं आता और इस प्रकार वो उसकी मनस्थिति को बिगाड़ देता है तो वो वस्तुतः हमारे लक्ष्य और हमारी कला के वास्तविक उद्देश्य को चोट पहुंचाता है। अगर रंगमंच में सीलन है, गंदगी है, यहाँ वहाँ चीज़ें फैली हुई हैं, पर्दा देर से उठता है, प्रदर्शन लंबा खिंच जाता है तो दर्शक विक्षुब्ध हो उठते हैं। जो विचार और भावनाएं जो नाट्य लेखक, निर्देशक, अभिनेताओं एवं रंगकर्मियों के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत हुई हैं वे भली प्रकार ग्रहित नहीं हो पाती। निराशा का अनुभव होता है। दर्शकों को लगता है कि नाटक देखने का कोई समुचित कारण नहीं था। प्रदर्शन विनष्ट हो जाता है और वो रंगमंच पर अपना सामाजिक, कलात्मक और शैक्षिक महत्व खो देते हैं। नाट्य लेखन प्रदर्शनकर्ता अभिनेता मंडल फोटोलाइट्स के इस ओर के वातावरण के अपेक्षित स्वरूप की रचना करते हैं और प्रकाशन मंडल के लोग सामाजिकों में उचित मनोदशा की संरचना में और नेपथ्य में सभी जहां अभिनेता प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रदर्शन में अभिनेता के साथ दर्शक भी सहभागी के रूप में सक्रिय होते हैं, इसलिए उसके लिए भूमिका की तैयारी ज़रूरी होती है। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी मनोदशा को उचित रूप दे, जिससे कि वो नाट्य लेखक के जिन प्रभावों और विचारों की सृष्टि की है और जिन्हें वो संप्रेषित करना चाहता है उन्हें भली प्रकार ग्रहण कर सके। हमारी कला के चरम लक्ष्य पर रंग संस्थान के सभी कर्मियों की एक दूसरे पर पूर्ण निर्भरता केवल प्रदर्शन के समय ही उच्चतम स्तर पर नहीं होती, वो प्रत्येक क्षण बनी रहती है। यही हमारी शक्ति है। अगर किसी कारण से पूर्वाभ्यास अनुत्पादक रहती है तो इसका कारण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्व ही होते हैं। कलाकार किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलता के साथ कार्य कर सकते हैं। इन परिस्थितियों को भी बिगाड़ता है वो अपनी कला का स्वयं विरोधी होता है। जो भी परिस्थितियों में उलट पुलट करता है वो कला के प्रति और फिर अपने समाज का विरोधी होता है। पूर्वाभ्यास खराब होने का अर्थ नाटक के एक अंश की हानि होता है और विरूपित भूमिका अभिनेता को नाटककार के विचार को संप्रेषित करने में बाधा पहुंचाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नाटक के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में ये स्थितियां अवरोध स्वरूप होती हैं।